Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohia College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of biotechnology, I am going to deliver my talk on transfection and transgenesis. प्रिय साथियों और विद्यार्थियों, आज बायोटेक्नोलॉजी की व्याख्यानमाला की श्रृंखला में ट्रांसफेक्शन और ट्रांसजेनेसिस पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ट्रांसफेक्शन एंड ट्रांसजेनेसिस. ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वर्तमान में सबसे इमर्जिंग जो ब्रांच है साइंस की वो बायोटेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या यूँ कहें जेनेटिक इंजीनियरिंग है. तो इस टेक्नोलॉजी में एनिमल्स को भी यूज़ में लिया जाता है और कुछ सिलेक्टेड प्लांट है उनको भी यूज़ में लिया जाता है. चूँकि जियोलॉजी में आपके एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्स में है तो उसी से रिलेटेड आज का ये व्याख्यान है, ये मैं आपसे शेयर करूँगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ट्रांसफेक्शन एंड ट्रांसजेनेसिस. अब क्वेश्चन है कि ट्रांसफेक्शंस क्या है, ट्रांसजेनेसिस क्या है. वैसे तो ट्रांसफेक्शन ट्रांसजेनेसिस दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं और दोनों ही के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है, डीएनए हो सकता है, जीनोम हो सकता है, पूरा न्यूक्लियस हो सकता है, उसका एक किसी भी लिविंग सेल्स के अंदर इसका ट्रांसप्लांटेशन होता है. लेकिन ट्रांसफेक्शन जो है ये क्या है, फोर्सफुली है. आप किसी भी सेल्स में, किसी भी न्यूक्लियस में फोर्सफुली जब आप किसी डीएनए को इंजेक्ट करते हो, किसी जीन को इंजेक्ट करते हो तो वो घटना ट्रांसफेक्शन के नाम से जानी जाती है. और ट्रांसजेनेसिस जो है ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, नेचर के अंदर भी ये संपादित होता है और लेबोरेटरी में इन विट्रो में भी इसको अपन संपादित करते हैं. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, उनके क्या क्या कमर्शियल यूज हो सकते हैं वो भी मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आपसे मैं शेयर करूँगा. अब सबसे पहले कि ट्रांसफेक्शन में कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है, किन किन मटेरियल्स को इसमें अपन काम में ले सकते हैं. तो यहाँ पर 4 मेथड में आपसे शेयर कर रहा हूँ. फर्स्ट मेथड है ट्रांसफेक्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड जाइगोट. सेकेंड मेथड अपना रहेगा ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियाई और स्प्लिट एम्ब्रियो. तीसरा मेथड इसमें रहेगा ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट. और चौथा मेथड इसमें रहेगा माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए. चारों पे भी मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत समरी के रूप में आपसे चर्चा करूंगा. पहला मेथड है जैसे ट्रांसफेक्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड जाइगोट. अब इस टेक्निक में क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड जाइगोट या एम्ब्रियो जो होता है उसको यूज में लिया जाता है. अब कई बार क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी एनिमल में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइज्ड जाइगोट बन गया. अब इस जाइगोट के अंदर आपको कोई वांछित डीएनए जोड़ना है, वांछित डीएनए का फ्रेगमेंट जोड़ना है, वांछित जीन इसमें जोड़ना है. तो आजकल जीन गन होती है, ऐसी मशीन होती है, बंदूक होती है, एक तरह की छोटी तरह की रिवॉल्वर होती है जिसमें टंगस्टन की बुलेट होती है और उस बुलेट के आगे उस पर्टिकुलर डीएनए की जो सीक्वेंस होती है, डीएनए का फ्रेगमेंट होता है, वो उस टंगस्टन की बुलेट के ऊपर जैसे चिपका होता है और जीन गन के द्वारा ट्राइगर दबाएंगे और ये बुलेट जो होती है, माइक्रो बुलेट, ये सेल को पेनिट्रेट करते हुए डायरेक्ट कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र में जाके वो फ्रेगमेंट है वो जुड़ जाता है. तो ये एडवांस टेक्निक है लेकिन इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी चाहिए. और अपने भारत में भी कई तरह के संस्थान हैं, जैसे पूना में जो नेशनल सेल सेंटर रिसर्च है वहाँ पर इस तरह की रिसर्च है वो संपादित हो रही है. जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में जैसे इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो कि बहुत ही इंडिया की प्रीमियर रिसर्च लैब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट हैं वो चलते रहते हैं. तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइज्ड जाइगोट, तो फर्टिलाइज्ड जाइगोट को जीन के ट्रांसफ़र के लिए, जीनोम के ट्रांसफ़र के लिए, डीएनए फ्रेगमेंट के ट्रांसफ़र के लिए इसको अपन काम में ले सकते हैं. सेकंड मेथड है ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियाई और स्प्लिट एम्ब्रियो. इसके अंदर पूरे केंद्रक को स्थानांतरित कर सकते हैं या डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है इनिशियल स्टेज का उसको कट करके
उसको माइक्रो उसे स्लाइड से माइक्रो कटर से कट करके उस टुकड़े को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर रहेगा उसमें क्या है, जैसे एक फीमेल है मान लो, यहाँ पर मेमल्स का जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, और लेबोरेटरी में जो मेनली जो एल्बिनो रेट होते हैं, गिनी पिग होते हैं, इनको एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर एक फीमेल का जैसे अनफर्टिलाइज्ड एग है मान लीजिए कोई, अब अनफर्टिलाइज्ड एग है तो इसका न्यूक्लियस होगा हैप्लॉइड होगा, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का एक सेट है, क्रोमोसोम का एक जीनोम है। अब क्या करेंगे, इस अनफर्टिलाइज्ड जो एग है इसका न्यूक्लियस रिमूव कर देंगे। अब न्यूक्लियस रिमूव हो गया तो इसके अंदर केवल साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं है, तो इसका न्यूक्लियस है वो रिमूव हो गया। अब ये न्यूक्लियस रिमूव हो गया तो ये इन्यूक्लिएटेड एग यानी बिना केंद्रक का अंडा है ये, क्योंकि इसका केंद्रक है वो तो बाहर निकाल दिया है, और इन्यूक्लिएटेड एग। अब दूसरी तरफ इसी एनिमल्स का या दूसरे एनिमल्स का क्लोजली रिलेटेड, अब ये यहाँ पर जैसे डिप्लॉयड जाइगोट है, अब यहाँ क्या करेंगे, इस जाइगोट के अंदर क्लीवेज का प्रोसेस जैसे स्टार्ट होगा, क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो ये मोरुला बनेगा, और यहाँ पर मोरुला की जो सेल्स होती है इसको ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा ट्रीट करते हैं। तो ट्रिप्सिन एंजाइम के ट्रीटमेंट के कारण क्या होगा, मोरुला की जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये सेपरेट हो जाती है, तो यहाँ पर ये सेल डिसोशिएट हो गई है। अब इन डिसोशिएटेड सेल्स का डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो अंडा था इसमें केंद्रक नहीं है, केवल साइटोप्लाज्म है, और इधर ये जो डिप्लॉयड सेल है इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस इस केंद्रक विहीन अंडे के अंदर इसको अपन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म तो इस अंडे का हो गया और केंद्रक इस अंडे इस ब्लास्टोमियर्स का हो गया। अब ये डिप्लॉयड स्टेज बन गई एक तरह की। अब ये जो डिप्लॉयड स्टेज होती है इसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल एम्ब्रियोलॉजी में एक चैप्टर चलता है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन। तो पहले ये साइंटिस्ट का एक बिलीव था कि क्या केंद्रक के चारों ओर का जो कोशिका द्रव्य होता है, क्या वो कोशिका द्रव्य केंद्रक में उपस्थित क्रोमोसोम्स की डीएनए की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है क्या? तो डेफिनेटली। तो न्यूक्लियस, अब यही न्यूक्लियस मान लीजिए ओल्ड साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में आए, यही न्यूक्लियस मान लीजिए यंग साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में आए, तो दोनों केस में इस न्यूक्लियस में जो डीएनए होती है उसके एक्सप्रेशन जो होता है वो अलग अलग तरह का देखने को मिलेगा। जितना ओल्ड साइटोप्लाज्म होगा उन एम्ब्रियो में विकृति होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है, सिंड्रोम के बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में जो डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है आफ्टर 50 ईयर्स अपने ह्यूमन के केस में, तो उन बच्चों में सिंड्रोम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस इन्यूक्लिएटेड एग में इस सेल का डिप्लॉयड न्यूक्लियस आपने ट्रांसप्लांट कर दिया और ये एक तरह से डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट के अंदर क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट होगा और आगे चलकर ये नॉर्मल एम्ब्रियो जो होगा वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें पूरे केंद्रक को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए ये टेक्निक क्या कहलाती है, ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियो और स्प्लिट एम्ब्रियो। कई बार क्या होता है, ये जो मोरुला जैसे बना, इस मोरुला को ब्लेड से कट कर देंगे, ब्लेड से कट कर देंगे तो इसके दो टुकड़े डेवलप हो गए और इस स्प्लिटेड एम्ब्रियो को इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये टेक्निक भी लेबोरेटरी के अंदर, सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी है उसके अंदर ये प्रयोग संपादित हो सकते हैं। तीसरी है फिर ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम और फ्रेगमेंट। इसमें या तो गुणसूत्र को ट्रांसफर करेंगे या गुणसूत्र के छोटे फ्रेगमेंट को, छोटे कण को। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें जैसे कोई भी सेल्स है, अभी सेल्स के अंदर डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, और सेल में जब डिवीजन होता है तो इसके अंदर प्रोफेज स्टेज आती है, मेटाफेज स्टेज आती है, एनाफेज स्टेज आती है, टीलोफेज स्टेज आती है। अब आपको न्यूक्लियस की यदि स्टडी करनी है तो इंटरफेज स्टेज सबसे बढ़िया रहती है। आपको यदि क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो मेटाफेज स्टेज सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इंटरफेज में तो क्रोमोसोम होते नहीं है, क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन के फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेल जब डिवाइड होती है तो यही क्रोमेटिन के फाइबर्स क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस सेल के अंदर सेल डिवीजन हो रहा है और ये मेटाफेज स्टेज के अंदर जैसे आ गई। अब क्या करेंगे, इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर सेल्स में एंड ऑस्मोसिस होता है, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो सेल के भीतर पेंट्रेट करता है
और सेल का टारगेट प्रेशर बढ़ता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, सेल की साइज बढ़ती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के ट्रीटमेंट से क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि सेल रप्चर हो जाती है, न्यूक्लियस रप्चर हो जाते हैं और इसके जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। अब इन क्रोमोसोम्स को कैल्शियम फॉस्फेट के साथ इसको प्रेसिपिटेट करेंगे, कैल्शियम फॉस्फेट के साथ इसको अवक्षेपित करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। इसके बाद में इन कोशिकाओं को इनक्यूबेट करते हैं और इनक्यूबेशन के बाद में ये जो गुणसूत्र है, इन गुणसूत्रों को आप किसी केंद्र के अंदर इसको आप प्रत्यारोपित कर सकते हो, इनको आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तो ये एक टेक्निक है ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम और फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आप चाहे तो पूरे क्रोमोसोम को इंजेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट को इंजेक्ट कर सकते हो। अब इस टेक्निक का यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई ब्लड कैंसर ऐसे हैं जो हेरिडिटरी है सपोज। अब जैसे मान लीजिए ल्यूकेमिया है सपोज, ब्लड कैंसर। अब ये अपने को पता है कि ब्लड कैंसर का जो जीन होता है ये 21 नंबर के क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, जिसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। अब मान लो किसी फैमिली में हेरिडिटरी सपोज ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, उस केस में क्या होगा, उस 21 नंबर के क्रोमोसोम में कैंसर का जो जीन होता है, क्योंकि आजकल इस तरह की टेक्निक डेवलप हो गई है कि कौन सा जीन गुणसूत्र में कहाँ पर है, सेंट्रोमियर से कितनी डिस्टेंस पे है, तो उस पर्टिकुलर कैंसर के जीन को आप रिमूव कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर डायबिटीज़ है सपोज, हेरिडिटरी डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ है इसका मतलब उस बच्चे के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बन रहा है। इंसुलिन हार्मोन इसलिए बन रहा है कि उसके क्रोमोसोम में इंसुलिन बनाने वाला जीन्स नहीं है। तो उस पेशेंट में क्या होगा, उस बच्चे के अंदर जाइगोट स्टेज में ही इंसुलिन बनाने वाला जो जीन है, इंसुलिन बनाने वाला जो क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट है, उस क्रोमोसोम के फ्रेगमेंट को आप ओवम स्टेज में इंजर्ट कर सकते हो, चाहो तो उसको जाइगोट बनने के बाद में इंजर्ट कर सकते हो। तो उस बच्चे में जो आनुवंशिक बीमारी है डायबिटीज़ की, वो अपने आप ट्रीट हो जाती है। उसके अंदर इसी टेक्निक का यूज किया जाता है। और चौथी विधि है इसमें माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए, माइक्रो इंजेक्शन ऑफ डीएनए। अब इसमें सपोज ये कोई जाइगोट है और जाइगोट के अंदर ये मेल न्यूक्लियाई फीमेल न्यूक्लियाई दोनों का जैसे फ्यूजन होने जा रहा है। अब इन दोनों न्यूक्लियाई का जब फ्यूजन होता है उस समय माइक्रो इंजेक्शंस के द्वारा डीएनए जो होता है उस डीएनए को आप डायरेक्ट क्रोमोसोम्स के में प्रेजेंट डीएनए के साथ डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो ये 4 बेसिक फंडामेंटल टेक्निक हैं जो ट्रांसफेक्शन में, ट्रांसजेनेसिस के अंदर काम में ली जाती है, जिसके अंदर ट्रांसफेक्शन ऑफ फर्टिलाइज जाइगोट, ट्रांसफर ऑफ होल न्यूक्लियाई और स्प्लिट एम्ब्रियो, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम और फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम, और चौथी विधि है माइक्रो इंजेक्शंस ऑफ डीएनए। इसके अंदर ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है और इसके अंदर बाकायदा हाई पावर के जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। और आजकल जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं वो कंप्यूटर अटैच होते हैं सारे, इसलिए आपके न्यूक्लियस में सेल के अंदर क्या हलचल हो रही है, क्या इवेंट हो रही है, आप उसको डायरेक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप देख सकते हो, उसके बाकायदा कलर प्रिंट निकाल सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत एडवांस है। जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं वो सब आजकल कंप्यूटर असिस्टेड होती है, कंप्यूटर के ऊपर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर प्राप्त होती रहती है। अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक एनिमल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लांट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट उनका प्रोडक्शन पॉसिबल है, ट्रांसजेनिक एनिमल उनका प्रोडक्शन पॉसिबल है। अब चूंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका मेन मकसद होता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए लाभदायक पदार्थों को उत्पन्न करना, कम लागत में, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस करना, ये बायोटेक्नोलॉजी का मेन मकसद होता है। तो यहाँ पर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा, जिसमें 5 एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। एक तो ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक कैटल, ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक बर्ड्स और ट्रांसजेनिक फिश, मछलियाँ। इसके अलावा और भी है सैकड़ों, क्योंकि वर्तमान में सैकड़ों तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो डेवलप किए जा चुके हैं और सबका कोई न कोई कमर्शियल
मेडिकल साइंस में इनका कोई न कोई यूज होता है, कोई न कोई इनका मकसद होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल ट्रांसजेनिक माइस। अब ट्रांसजेनिक माइस जो होता है ये 3 विधियों के द्वारा डेवलप कर सकते हैं अपन। पहली विधि है बाई रिट्रोवायरल वेक्टर मेथड, सेकंड है डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड, और तीसरा इसमें स्टेम सेल इंजीनियर मेथड। तो तीनों मेथड कैसे ऑपरेट करते हैं ये मैं आपसे शेयर करूंगा। पहला मेथड है रिट्रोवायरल वेक्टर मेथड। अब इसमें सपोज कोई डोनर फीमेल रैट है, डोनर फीमेल रैट, इस डोनर फीमेल रैट के अंदर जाइगोट में डेवलपमेंट हो रहा है। जाइगोट में पहला क्लीवेज हुआ, दूसरा क्लीवेज हुआ, तीसरा क्लीवेज हुआ। अब इसके अंदर थर्ड क्लीवेज जब होगा तो 8 सेल इसके अंदर डेवलप होती है, और पर्टिकुलरली मैमल्स में 8 सेल स्टेज तक टोटिपोटेंसी भी पाई जाती है। यदि आप इन ब्लास्टोमियर को डैमेज भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बची हुई सेल से पूरे नॉर्मल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। 8 सेल यदि किसी कारणवश सेपरेट हो जाएं तो इससे 8 जुड़वा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इनमें टोटिपोटेंसी है। लेकिन 4 क्लीवेज के बाद में ये टोटिपोटेंसी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 8 सेल स्टेज के अंदर क्या करेंगे, ये ट्रांसजीन है रेट्रोवायरस ट्रांसजीन, जिसको अपन प्रत्यारोपित करना चाहते हैं। इस ट्रांसजीन को इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, इसको प्रत्यारोपित करेंगे, ट्रांसप्लांट करेंगे, और ट्रांसप्लांट करने के बाद में इस 8 कोशिका वाले एम्ब्रियो को किसी फाउंडर जो फीमेल होती है या जो फोस्टर मदर होती है उसके गर्भाशय में इसको प्रत्यारोपित कर देंगे। अब इस फीमेल के गर्भाशय में जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस एम्ब्रियो के अंदर ये फॉरेन जीन्स भी है। ये जीन इस चूहिया का खुद का नहीं है, ये बाहर का डीएनए है, ये फॉरेन डीएनए है। ये फॉरेन डीएनए वाला जो ट्रांसजेनिक जो बच्चे होंगे वो इसके अंदर गर्भाशय में इसमें डेवलप हो रहे हैं, और इन ट्रांसजेनिक रैट को फिर कमर्शियल प्रोडक्शंस के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसमें विशेषकर जो मेडिकल साइंस के जो प्रोडक्ट है, कुछ गंभीर बीमारियों के लिए आवश्यक जो प्रोटीन्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनका प्रोडक्शन इस विधि से किया जा सकता है। सेकंड मेथड है इसमें डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड। अब इसमें क्या होगा, इंजेक्शंस के द्वारा डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो इसका जो फ्लो चार्ट है सीक्वेंस का, उसके अंदर सपोज फीमेल है कोई डोनर फीमेल। अब इस डोनर फीमेल में क्या करेंगे, प्रेग्नेंट घोड़ी जो होती है उसके सीरम का इसके अंदर इंजेक्शंस देंगे, क्योंकि घोड़ी यदि प्रेग्नेंट है तो उसके डेफिनेटली उसके ब्लड में सेक्स हार्मोन्स का जो लेवल होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट घोड़ी जो होती है उसके सीरम का इंजेक्शन इस फीमेल चूहिया के अंदर देंगे। अब इस सीरम का इंजेक्शन देने के बाद में 48 घंटे बाद में इसके अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है, HCG हार्मोन, क्योंकि प्रेग्नेंट घोड़ी है तो इसके अंदर डेफिनेटली प्लेसेंटा बन गया है, गर्भावस्था इसके अंदर चल रही है, और गर्भावस्था चल रही है तो इसके यूरिन के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है वो साबित होता है। तो यहाँ पर HCG जो हार्मोन्स हैं इसका इंजेक्शन इस फीमेल में देंगे, फीमेल रैट के अंदर। अब इस HCG का रिजल्ट क्या होगा, इस फीमेल चूहिया के अंदर सुपर ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। सुपर ओवुलेशन में क्या है, ओवम के प्रोडक्शंस की दर बढ़ जाती है। नॉर्मली तो क्या है, मान लीजिए एक फीमेल से 1 अंडा रिलीज हुआ, 2 अंडे रिलीज हुए। अब प्रेग्नेंट घोड़ी के यूरिन का यदि इसमें इंजेक्शन दिया या HCG हार्मोन का इंजेक्शन दिया तो इसके अंदर ओजेनेसिस की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है, ओवम का प्रोडक्शंस बढ़ जाता है, और आवश्यकता से ज़्यादा जब ओवम का उत्पादन होने लग जाए तो ये घटना कहलाती है सुपर ओवुलेशन। अब जो फीमेल नॉर्मली 1-2 अंडे देती थी, अब वही फीमेल आप देख रहे हो लगभग 35 अंडे वो रिलीज कर रही है एक साथ ओवम इसमें ओवेरी के द्वारा। अब इस समय क्या होगा, इस फीमेल रैट की मेल रैट के साथ इसकी मैटिंग कराई जाती है, कॉपुलेशन कराया जाता है, कोइटस कराया जाता है, और उसके बाद में मैटिंग के बाद में इसकी ऑटोप्सी की जाती है। और ऑटोप्सी में क्या होता है कि फीमेल रैट है उसको एब्डोमेन को काटा जाएगा, उसके गर्भाशय को काटा जाएगा, और उस गर्भाशय से डिप्लॉइड जो जाइगोट होते हैं उसकी प्राप्ति की जाती है। क्योंकि ओवम है वो फर्टिलाइज हो गए तो डिप्लॉइड जाइगोट बन गया, और ऑटोप्सी करके इसके यूट्रस से इन डिप्लॉइड जाइगोट को सेपरेट करेंगे। अब इन डिप्लॉइड जाइगोट को इनोकुलेट करते हैं, इनका इनोकुलेशन करते हैं,
और इस डिप्लॉयड जाइगोट में फिर जो जीन आप जोड़ना चाहते हो उस जीन का माइक्रो इंजेक्शंस इसके अंदर जाइगोट में दिया जाएगा। तो फॉरेन डीएनए इस जाइगोट के डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और उसके बाद में इस जाइगोट को फिर फॉस्टर मदर जो होती है उसके गर्भाशय में इसको फिर प्रत्यारोपित कर देते हैं और इस फॉस्टर मदर में जो बच्चे डेवलप होंगे रेट के उसके अंदर ये फॉरेन डीएनए है वो प्रेजेंट है। तो ये ट्रांसजेनिक रेट का प्रोडक्शन का एक सेकंड मेथड। तीसरी विधि है इसमें स्टेम सेल्स को भी काम में इसमें ले सकते हैं। अब अपनी बॉडी में स्टेम सेल्स है, अम्बिलिकल कॉर्ड में स्टेम सेल होती है, जीती अंतराली कोशिकाएं होती है वो स्टेम सेल होती है टेस्टिस ओवर में जो ये जो प्रिमोर्डियम सेल है वो भी अपने आप में एक स्टेम सेल है। हड्डियों में बोन मैरो की जो सेल है वो अपने आप में स्टेम सेल है। और स्टेम सेल जो होती है वो एक तरह से एम्ब्रियोनिक सेल होती है, एक तरह से टोटिपोटेंट सेल होती है और इन स्टेम सेल को आप पर्टिकुलर फैक्टर्स से ट्रीट करके इसके डिफरेंशिएशन के पाथवे को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। क्योंकि आप देखते हो कि अपने बोन मैरो में जो स्टेम सेल होती है उसी एक स्टेम सेल से आरबीसी बन रही है, उसी से सैकड़ों तरह की डब्ल्यूबीसी बन रही है, उसी से प्लेटलेट्स बन रही है। क्योंकि हर स्टेज पे डेवलपमेंट की जो स्टेज है वो पर्टिकुलर फैक्टर्स के कांटेक्ट में आती है और इन कांटेक्ट में आने से इनके अंदर कॉम्पिटेंस का प्रोसेस है वो संपादित होता है, इंडक्शन का प्रोसेस संपादित होता है और ये सेल अलग अलग पाथवे के अंदर विभेदित हो जाती है। तो यहाँ पर फीमेल माइस है, फीमेल रेट है और फीमेल के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल है, इसके अंदर इसके गर्भाशय में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये जो रेड कलर में मैंने दिखाई है ये एक तरह की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, ईएस सेल। तो इस ब्लास्टोसिस्ट से इन स्टेम सेल को आप सेपरेट करोगे और इस स्टेम सेल में ये ट्रांसजीन, ये येलो कलर में जो दिखाया है ये फॉरेनर जीन है जिसको अपन जोड़ना चाहते हैं। इस ट्रांसजीन को इस एम्ब्रियोनिक स्टेल सेल के अंदर क्या करेंगे, प्रत्यारोपित कर देंगे। अब प्रत्यारोपण के बाद में इसका ट्रांसफेक्शंस किया जाता है। ट्रांसफेक्शन करते हैं तो ये फॉरेन डीएनए जो होता है, फॉरेन डीएनए जो होता है वो हर सेल के अंदर संपादित हो जाएगा और ये जो रिसिपिएंट ब्लास्टोसिस्ट है इसमें इन कोशिकाओं को प्रत्यारोपित कर देंगे। अब इस ब्लास्टोसिस्ट में माइक्रो इंजेक्शंस देंगे। माइक्रो इंजेक्शंस के बाद में इसको फॉस्टर मदर के गर्भाशय में इस पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो को इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और इसका डेवलपमेंट जो होगा, अब इसमें जो बच्चे बनेंगे वो बच्चे कैसे होंगे, ट्रांसजेनिक टाइप के। तो रेट के अंदर ये तीन मेन विधियां मैंने आपसे शेयर करी है। एक तो रेट्रो वायरल वेक्टर मेथड, सेकेंड हो गया इसमें डीएनए माइक्रो इंजेक्शन मेथड और तीसरा स्टेम सेल के इंजीनियरिंग का मेथड। अब ट्रांसजेनिक कैटल्स यानी चौपाई जानवर, गाय है, भैंस है जिनसे मिल्क की प्राप्ति होती है अपने को। अब ट्रांसजेनिक कैटल्स का प्रोडक्शन कैसे होगा इसकी भी पूरी ये सीक्वेंस है, साइंटिफिक फ्लो चार्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे गाय है सपोज, और इसमें भी क्या करते हैं, बूढ़ी गायें जो होती है उनको काम में लेंगे, यंग गायों को काम में नहीं लेते हैं। जो गायें बूढ़ी हो गई है, जिन गायों को काटा जाना है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में आप देखते हो रोजाना बूढ़ी गाय जो होती है उनकी वहाँ पर स्लॉटर हाउस में उसकी स्लॉटरिंग की जाती है, क्योंकि गाय का मीट जो होता है इनकी हड्डियाँ होती है, चमड़ा होती है उसको वहाँ पर सेपरेट किया जाता है। तो बूढ़ी गाय जो है या जिन गायों की मृत्यु होने वाली है, इन गायों से क्या करेंगे, oocyte को कलेक्ट करता है, डेवलपिंग oocyte को इससे कलेक्ट करते हैं। इन oocyte को फिर इन विट्रो में इसका मैच्योरेशन करते हैं, यानी कल्चर मीडियम के अंदर आउटसाइड द बॉडी, और इसी ओवम का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं। तो इन विट्रो में इन oocyte का डेवलपमेंट हो रहा है और इन डेवलपमेंट oocyte का इनिशिएशन जो है वो भी इन विट्रो में करवा रहे हैं। अब इन विट्रो में फर्टिलाइजेशन करने के बाद में इन अंडों को फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब के अंदर मशीन जो होती है उसमें उसका सेंट्रीफिकेशन करेंगे, और सेंट्रीफिकेशन करने के बाद में इसमें जो फॉरेन डीएनए जो होता है वो मेल प्रोन्यूक्लियाई के अंदर माइक्रो इंजेक्शंस के द्वारा इंजेक्ट करवाएंगे, और इंजेक्ट करवाने के बाद में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, फिर ये जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है इसका फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन होगा तो फिर ये जाइगोट बनेगा,
इस जायगोट में इन विट्रो में डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और जब ये डेवलपिंग एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जब आ जाता है तब इस ब्लास्टोसिस्ट को फोस्टर मदर के गर्भाशय में इसको प्रत्यारोपित कर देते हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट फिर इस फोस्टर मदर के अंदर डेवलप हो रहा है और इसमें जो संतति बनेगी उस संतति में ट्रांसजीन की स्क्रीनिंग की जाती है, उसका डिटेक्शन हो जाता है बाकायदा, और इसका फिर कमर्शियल प्रोडक्शन हेतु इसको काम में लिया जाता है। अब क्वेश्चन है कि इसमें कमर्शियल प्रोडक्शन क्या हो सकता है। अब गाय का जो मेन जो प्रोडक्ट है वो तो मिल्क है। अब सपोज आपको ऐसा मिल्क चाहिए जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन हो। नॉर्मली तो मिल्क पीने से बॉडी की ग्रोथ होती है, लेकिन आपने मान लीजिए इस गाय के अंदर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बनाने वाले जीन को आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ये जो इस गाय से जो मिल्क बनेगा उस मिल्क के अंदर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अपने आप ही आ रहा है। अब इस मिल्क को जब आप पियोगे तो एज ए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन आपको दूध के रूप में मिल रहा है। आपको बाहर से कोई कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से कोई एसटीएच हार्मोन के इंजेक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये दूध पीजिए और दूध पीने से आपकी बॉडी की जो सेक्सुअल ग्रोथ है, मस्कुलर ग्रोथ है, मेंटल ग्रोथ है, सभी तरह की ग्रोथ जो होती है वो इसके अंदर होती रहेगी। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें ट्रांसजेनिक गोट, बकरियों में। अब बकरियों में भी मेन प्रोडक्ट है वो मिल्क ही होता है। हालांकि बकरे कटते भी हैं, मीट भी इनका खाते हैं, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट है वो इसका मिल्क ही होता है। अब ट्रांसजेनिक गोट कैसे बनाएंगे? इसके अंदर जैसे गोट है, कोई मान लीजिए बकरी है सपोज, अब इस बकरी की जो मैमरी ग्लैंड जो होती है उसको एज ए एक्सपेरिमेंट के रूप में काम में लेता है, क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स में स्तन ग्रंथियों के अंदर जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो गोल्जी बॉडीज है वही मिल्क का प्रोडक्शंस करती है, सिक्रेशंस करती है। तो बकरियों के स्तन ग्रंथियां जो होती है इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में यहाँ पर काम में लेंगे। अब इस टेक्निक में क्या करेंगे, इस बकरी की जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उस मैमरी ग्लैंड की कोशिकाओं में इस जीन का प्रत्यारोपण करेंगे। प्रत्यारोपण की टेक्निक इनमें से कोई सी भी हो सकती है। अब जीन को प्रत्यारोपित करने के बाद में क्या होगा, इस बकरी में जो मिल्क बनेगा उस मिल्क में आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इस मिल्क के साथ सिक्रीट होता है। तो इस मिल्क में आप चाहो तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स इसके अंदर आप प्राप्त कर सकते हो, इंसुलिन हार्मोन इसके साथ आप प्राप्त कर सकते हो, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके साथ आप प्राप्त कर सकते हो। तो आजकल अलग अलग तरह की बकरियां हैं वो डेवलप की गई है। एक बकरी ऐसी है जिसके मिल्क में सोमेटोट्रोपिक हार्मोन उसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस बकरी का दूध पियोगे तो आदमी की ग्रोथ होगी, आदमी की हाइट बढ़ेगी। इसी तरह इंसुलिन वाली जो बकरी है उस बकरी के दूध में इंसुलिन हार्मोन आ रहा है। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वो केवल इस बकरी का इंसुलिन वाला वो दूध पियो, उस दूध के अंदर इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंट है, डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ये काम में आती है। और इसी तरह डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें वो कहते हैं मेरे दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, कोई कहता है मेरे स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है, कोई कह रहे हैं मेरे ये प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है। तो अलग अलग एंजाइमों वाले जो मिल्क हैं वो मिल्क भी इस विधि से बन सकते हैं। मान लो किसी आदमी में सपोज प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम नहीं बन रहा होगा, पेप्सिन एंजाइम नहीं बन रहा होगा। तो यहाँ पर जो मिल्क बनेगा उस मिल्क के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रेजेंट है, पेप्सिन एंजाइम भी प्रेजेंट है, तो एंजाइम युक्त मिल्क है वो बनता है। तो आजकल साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रोडक्ट वाली जो है वो बकरियाँ है वो डेवलप कर ली है। इंसुलिन वाली बकरी अलग है, ग्रोथ हार्मोन की बकरी अलग है, एंजाइम वाली बकरी अलग है। तो हर बकरी का मिल्क है वो एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट, एज ए मेडिसिन के रूप में वो ट्रीट होता है। और काफ़ी इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि विदेशों में तो इस तरह की प्रोडक्शन है वो आम बात है। और अपने इंडिया में भी ये टेक्निक है वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन आम लोगों तक ये सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो यदि इस दिशा में कमर्शियल प्रोडक्शंस यदि चालू करें और गांव में प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा इस तरह की जो गोट है वो डेवलप की जाए तो एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में ये साबित हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक बर्ड्स।
और बर्ड्स में मेनली मुर्गी जो होती है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में अंडे जैसे अपन खाते हैं, आजकल ऑस्ट्रिच के अंडे हैं वो भी खाते हैं। ऑस्ट्रिच का अंडा है वो तो कॉस्टली होता है, क्यों उसमें वजन ही 1.5 kg है और अपने मार्केट में उसकी कॉस्ट भी 2 से 3 हज़ार रुपये तक अंडे हैं। लेकिन देसी मुर्गी के अंडे जो होते हैं उनको एज ए फूड ह्यूमन है उनको यूज़ में लेते हैं। अब आप कल्पना करो कि ऐसी मुर्गी डेवलप की जाए जिसके अंडे में इंसुलिन हार्मोन है, एक ऐसी मुर्गी डेवलप की जाए जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन है, एक ऐसी मुर्गी डेवलप की जाए जिसके अंदर और कोई दूसरे हार्मोन्स हैं, मेडिसिन हैं। तो इस तरह की सैकड़ों वैरायटी की मुर्गियां जो है वो डेवलप की जा सकती है। और इसके पीछे बेसिक टेक्निक क्या होगी, मुर्गी के अंदर डेवलपमेंट जैसे हो रहा है अंडे के अंदर, और उसकी जो ब्लास्टोडर्म जो स्टेज जो होती है, इस ब्लास्टोडर्म से सेल को सेपरेट करेंगे, सेल को आइसोलेट करेंगे और इस सेल के अंदर ट्रांसजीन का माइक्रो इंजेक्शन से उस डीएनए को इंजेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद में ये ट्रांसफेक्टेड सेल जो होती है इसको फिर सब जर्मिनल कैविटी में इसको इंजेक्ट कर देंगे और अब यहाँ पर ये जो बर्ड्स बनेगी वो ट्रांसजेनिक बर्ड्स बनेगी। अब इस ट्रांसजेनिक बर्ड्स में जो अंडे जो डेवलप होंगे उन अंडों के अंदर आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इसके अंदर आता है। तो मान लो इस मुर्गी में आपने इंसुलिन वाला जीन इंजेक्ट कर दिया तो इस अंडे के अंदर इंसुलिन हार्मोन है वो आ रहा है। इसे आपने ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर दिया, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन आ रहा है। इवन तो ये भी देखा है कि अपने जो कई बार गलियों में कुत्ते काट लेते हैं, अब कुत्ते काट लेते हैं तो रेबीज होने का खतरा रहता है और फिर रेबीपुर के फिर इंजेक्शंस लगते हैं सूंडी के चारों। अब मान लो इस रेबीपुर के अंदर जो मॉलिक्यूल है, जो प्रोटीन्स हैं उस मेडिसिन में, उस रेबीज को डैमेज करने वाले डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो इस मुर्गी ने में आपने ट्रांसप्लांट कर दिया सपोज, तो इस मुर्गी से जो अंडे बनेंगे वो अंडे रेबीज को ट्रीटमेंट करने वाले अंडे बनेंगे। अब आप कल्पना करो कुत्ता काटने बाद में आपको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरह की मुर्गी बना लो जिसके अंडे के अंदर रेबीज को ख़त्म करने वाले प्रोटीन इस अंडे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपको कुत्ते ने बाइट कर लिया है तो आप ये अंडा खा लो। अब अंडा खा लोगे तो वो रेबीज का जो मॉलिक्यूल है, डैमेज करने वाला जो मेडिसिन हैं, वो मेडिसिन इस अंडे के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मुर्गियों के अंदर इस तरह के जो ट्रांसजेनिक मुर्गियाँ हैं वो सैकड़ों टाइप की, अब जो भी आप प्रोडक्ट आप चाहो उस प्रोडक्ट का जीन आपको केवल इसमें इंजेक्ट करना है। तो ट्रांसजेनिक बर्ड्स का भी एक काफ़ी अपना सिग्निफिकेंस है। इसी तरह ट्रांसजेनिक मछलियाँ, क्योंकि मछलियों को भी एज ए भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, क्यों जितने भी कोस्टल सिटीज जो है यानी समुद्र के किनारे है, गोवा है जैसे, गुजरात है, आपके साउथ है, इधर बंगाल है जैसे, तो जितने भी कोस्टल एरिया के जो शहर हैं वो क्या करते हैं, समुद्री एनिमल हैं उनको एज ए भोजन के रूप में काम में लेते हैं। अपने डिजर्ट में कोस्टल फूड अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आप दाल खा के प्रोटीन का सप्लीमेंट लेते हो। कोस्टल एरिया किनारे हैं वो मछलियाँ खा के, झींगे खा के अपने प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। तो इस टेक्निक के द्वारा आप ट्रांसजेनिक मछलियाँ बना सकते हो, ट्रांसजेनिक झींगे बना सकते हो। और इसमें भी वही टेक्निक है मछलियाँ हैं जैसे कार्प मछली है, इसको खाते हैं बंगाली लोग हैं, काफ़ी खाते हैं। इसी तरह ट्राउट मछली है, इसको एज ए फूड खाया जाता है। साल्मोन है, इसको भी एज ए फूड खाया जाता है। अब इन मछलियों में डीएनए जो होगा, कौन सा डीएनए, फॉरेन डीएनए, जिसका प्रोडक्ट आपको चाहिए, इस फॉरेन डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे। अब इसका जो जाइगोट होता है इसको फोस्टर फिश के अंदर प्रत्यारोपित कर देंगे और इस फोस्टर फिश के अंदर जो संतति फिर बनेगी वो ट्रांसजेनिक संतति होती है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो इसकी मांसपेशियों के अंदर, इसके मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि झींगे होते हैं उनमें जनरली माइटोम्स हैं वो खाए जाते हैं, सोमाइट्स खाए जाते हैं। मछलियों में भी स्किन हटाने के बाद में इसके जो माइटोम्स हैं, सोमाइट्स हैं, वो खाए जाते हैं। तो आपका जो वांछित जो प्रोडक्ट है वो इनकी मांसपेशियों के अंदर, इनके माइटोम्स के अंदर डिपॉजिट होता है और वो प्रोडक्ट आपको फिर मिलता रहता है। तो आप चाहो तो इंसुलिन हार्मोन वाली मछली डेवलप कर सकते हो, आप चाहो तो ग्रोथ हार्मोन वाली मछली डेवलप कर सकते हो, आप चाहो तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाली मछली डेवलप कर सकते हो। अब किसी आदमी के हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, थायराइड हार्मोन नहीं बन रहा है, नो प्रॉब्लम, ऐसी मछलियाँ डेवलप हो गई जिसके अंदर TSH हार्मोन है वो अवेलेबल है। तो वो मछलियाँ एज ए भोजन के रूप में आप लीजिए और आपकी थायराइड का जो बीमारी है वो इसके द्वारा ट्रीट हो जाती है।
तो ये तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जाम्पल है। इसी तरह ट्रांसजेनिक प्लांट भी अपन डेवलप कर सकते हैं। आजकल मार्केट में आलू आ रहे हैं, डायबिटीज के पेशेंट के आलू नीले रंग के आलू है, और वो नीले रंग के जो आलू है वो इसी टेक्नोलॉजी से बनाए गए। तो जिन आदमी के अंदर शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है वो उन आलू की सब्जी खा रहे हैं। इसी तरह ट्रांसजेनिक टमाटर है वो डेवलप किए गए हैं, ट्रांसजेनिक गोभी है वो डेवलप की गई है। इसके अलावा कई बार तो ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट भी किए साइंटिस्ट ने। एनिमल का जीन है वो प्लांट के जीन्स के साथ इंजेक्ट कर दिया, प्लांट का जीन एनिमल के जीन के साथ इंजेक्ट कर दिया। और इसका बेस्ट एग्जांपल बेंगलोर में IISc जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक ऐसा पीपल का प्लांट डेवलप किया है जिसमें जुगनू के जीन है। अब आप कल्पना करो, फायरफ्लाई जो होता है जुगनू, उसके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस की परिघटना होती है और नाइट में उसके अंदर प्रकाश की उत्पत्ति होती है। अब जुगनू का जीन, प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीन, इस पीपल की पत्तियों के अंदर प्रत्यारोपित कर दिया। अब आप कल्पना करो कि अंधेरे के अंदर इस पीपल से लाइट निकलती है, आपको बल्ब जलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्लांट का जीन ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब आप कल्पना करो कि अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर सपोज क्लोरोफिल का जो जीन है उसका ट्रांसप्लांटेशन हो जाए। अब आप धूप में घंटे 2 घंटे बैठो, आपके ब्लड में अपने आप ग्लूकोज बन जाएगा, आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी में प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस होगा और शुगर का प्रोडक्शन होगा। ये शुगर आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगी, आपके न्यूट्रिशंस को भी प्रोवाइड करेगी। इसी तरह कल्पना करो कि आपके जो नाखून हैं, नाखून का कलर पर वीक चेंज होता रहे है। अब विशेषकर लड़कियों के संदर्भ में बता रहा हूँ। मान लिया आपने रेड ड्रेस पहनी, आप चाहो कि लाल रंग की नेल पॉलिश करे, नेल पॉलिश जरूरत नहीं है, आपके नाखून का कलर चेंज हो सकता है। तो आजकल पर्ल कल्चर में सीपी जो होती है, सीपी में अलग अलग रंग के मोती आजकल साइंटिस्ट ने बना लिए। क्यों, पहले तो पर्ल इंडस्ट्री में सफ़ेद रंग के मोती बनते थे जो कैल्शियम के होते थे, लेकिन आज रेड कलर के मोती है वो इस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं, गुलाबी रंग के बनाए गए हैं, नीले रंग के बनाए गए हैं, हरे रंग के बनाए हैं। इवन तो रेडियो लेवल्ड मोती हैं वो भी पर्ल इंडस्ट्री में डेवलप हो रहे हैं। अभी रेडियो लेवल मोती हैं, इनकी माला होती है वो अंधेरे में ही चमकती है। तो बूढ़े दादी है घर में, उसने माला किसी खूंटी के टांग दी मान लो, अब अंधेरे में दिख जाएगा माला कहाँ पर टंगी हुई है। तो ये ट्रांसजेनेसिस का ये कमाल है। और ये टेक्निक एनिमल्स में भी ऑप्ट की जाती है, प्लांट्स में भी ऑप्ट की जाती है। और एनिमल्स में ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनते हैं, पौधों के अंदर ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनते हैं। और इसमें आपको जो भी इच्छा हो, जो भी आप प्रोटीन बनाना चाहो, जो भी हार्मोन्स आप बनाना चाहो, जो भी एंजाइम आप डेवलप करना चाहो, उसको सिंथेसिस करने वाला जो जीन है या उसको सिंथेसिस करने वाली जो डीएनए की सीक्वेंस है, वो डीएनए की सीक्वेंस इन डेवलपिंग स्टेज के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। अब इसमें जो बच्चा डेवलप होगा उस बच्चे के अंदर उनका प्रोडक्शंस भी होगा। तो ये एक शॉर्ट में आज की अपनी ये व्याख्यान ट्रांसफेक्शन एंड ट्रांसजेनेसिस। एक बार फिर मैं इसको ब्रीफ में रिपीट कर दूं। ट्रांसफेक्शन या ट्रांसजेनेसिस वो परिघटना है जिसमें फॉरेन डीएनए को जाइगोट के अंदर या डेवलपिंग स्टेज में या ऊगोनिया के अंदर या ऊसाइट के अंदर या अनफर्टिलाइज्ड अंडे के अंदर इसको प्रत्यारोपित करता है। अब फॉरेन डीएनए जब इन डेवलपिंग स्टेज के अंदर प्रत्यारोपित हो गया तो इसे जो संतति बनेगी उस संतति के अंदर वो जीन अवेलेबल होता है और वो जीन फिर अपना एक्सप्रेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इस टेक्निक के द्वारा ट्रांसजेनिक चूहे हैं वो डेवलप किए गए हैं, ट्रांसजेनिक कैटल्स डेवलप की गई है, ट्रांसजेनिक भेड़ बकरियां वो डेवलप की गई है, ट्रांसजेनिक पक्षी विशेषकर पोल्ट्री है वो डेवलप की गई है, ट्रांसजेनिक मछलियाँ, ट्रांसजेनिक झींगे, ट्रांसजेनिक सूअर, यानी जिन जिन एनिमल्स को आप एज ए भोजन के रूप में जिसको अपन काम में लेते हैं, चाहे वो उसका मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे मस्कुलर प्रोडक्ट्स हो, चाहे मीट हो, उनके अंदर आपकी ये इच्छित जो प्रोडक्ट है वो उसके अंदर आते रहेंगे। और गंभीर जो डिजीज है, विशेषकर जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, उन बीमारियों में इन प्रोडक्ट को अपन काम में लेते हैं। और इसमें आपको कोई डेली मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, डेली इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ है तो आप चाय तो रोज़ाना पीते ही हो सुबह,
अब चाय पी रहे हो तो इस मिल्क के साथ आपको इंसुलिन हार्मोन ऑटोमेटिकली मिल रहा है। ब्लड कैंसर है और कोई बीमारी भी हो सकती है। तो मेडिकल साइंस में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़बरदस्त यूज है। और हाइब्रिड प्लांट जो होते हैं, इवन इंट्राजेनिक एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, इंटरजेनिक पॉसिबल है। एनिमल जीन को प्लांट जीन में प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्लांट जीन को एनिमल के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी पूरे प्रोटोकॉल है, क्योंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, ये बहुत टेढ़ा काम है। और विशेषकर ह्यूमन एम्ब्रियो के साथ तो आप खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। अदरवाइज तो क्या है, ह्यूमन की क्लोनिंग है वो भी संभव है, क्योंकि यान विल्मुट ने डॉली जो भेड़ बनाई थी क्लोनिंग के द्वारा, उसी तरह मानव की क्लोनिंग है वो भी पॉसिबल है। और आदमी की मृत्यु हो उससे पहले वो अपनी डुप्लीकेट कॉपी लेबोरेटरी में डेवलप कर सकता है, लेकिन इसमें सोशल एथिक्स आड़े आते हैं, ये पॉलिटिकल एथिक्स हैं वो आड़े आते हैं। और गवर्नमेंट होती है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए परमिशंस नहीं देती है। हाँ ठीक है, छोटे एनिमल हैं उनके ऊपर, झींगा है जैसे, इस पे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, गिनी पिग पे कर सकते हो, रेट पे कर सकते हो, मुर्गियों पे कर सकते हो, क्योंकि इनमें इतना कोई हजार्ड नहीं है। अब चूहे मर गए तो नो प्रॉब्लम, झींगे मर गए कोई दिक्कत नहीं है, मछलियाँ मर गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आदमी मरता है तो एक बहुत बड़ा लॉस है एक कंट्री के लिए। तो ये आज के व्याख्यान का अपना एक नटसेल में, समरी के रूप में। और मैं समझता हूँ ये व्याख्यान आपके समझ में आया होगा। और फिर भी किसी भी तरह कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस हो, तो आप निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अंत में हमारे महाविद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, आई एम हाईली थैंकफुल टू यू। हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू वेरी मच।